हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा है 28 पार्ट है। यदि आप मेरे 27 पार्ट तक नहीं देखे हैं अभी तक तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आपको यूपी आर मिनल DMRC NMRC के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर 27 पार्ट की वीडियो मिल जाएंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपी आर्मिनल या इसरो की तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन बी की। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपके जितने फ्रेंड्स ग्रुप हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक ग्रुप हैं या मैसेंजर हैं, कहीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं चालू करता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, आज कंपेयर टू फेट BJT हैज़ डॉट डॉट इनपुट इम्पीडेंस एंड डैश आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, फेट की तुलना में जो हमारा फेट होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट की तुलना में BJT का इनपुट इम्पीडेंस, BJT होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और आउटपुट इम्पीडेंस डैश होता है। ठीक है, तो कंपेयर करना है तो हम जानते हैं जो फेट होता है हमारा, फेट का इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है, उसकी अपेक्षा हमारा BJT का बहुत कम होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में है लो होता है, लो या हाई होता है, या हाई हाई होता है, या हाई लो होता है। तो हम जानते हैं जो हमारा BJT होता है उसका इनपुट और आउट इम्पीडेंस फेट की तुलना में दोनों में क्या होता है, लो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेट इज ए डिवाइस विच हैज, फेट एक युक्ति है जो क्या होता है इसमें, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड इज करंट कंट्रोल, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और धारा नियंत्रक होता है, कम इनपुट प्रतिबाधा और वोल्टेज नियंत्रक होता है, या हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड इट इज वोल्टेज कंट्रोल, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और वोल्टता नियंत्रक होता है, या कम इनपुट प्रतिबाधा और धारा नियंत्रक होता है। तो हम जानते हैं फेट में क्या होता है, अगर फेट की बात करता है तो फेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत ही अधिक होता है, लगभग 10⁸ से 10⁻12 तक होता है। ठीक है, जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है लगभग 10⁸ टू 10⁻12 ओम तक होता है, तो बहुत अधिक इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हाई इनपुट इम्पीडेंस, और क्या होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, क्या होता है फिर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड इट वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मासफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट में बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू। ठीक है, जब मासफेट स्विच ऑन रहता है तो वह किसके जैसे काम करता है। ठीक है, यदि हमारा मासफेट स्विच ऑन रहेगा तो कैपेसिटर की तरह कार्य करेगा, या रजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा, या इंडक्टर की तरह कार्य करेगा, या बैटरी की तरह कार्य करेगा। तो हमारा जो मासफेट होता है दोस्तों अगर वो ऑन है तो एज ए कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्हेंसमेंट मोड निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा इन्हेंसमेंट मोड या इसे हिंदी में बोलते हैं वर्धन मोड जो होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, टनल डायोड के साथ, या ऑप्शन नंबर बी में है मासफेट के साथ, या ऑप्शन नंबर सी में है फोटो डायोड के साथ, या ऑप्शन नंबर डी है बैरेक्टर डायोड के साथ। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा जो देखो फेट में दो प्रकार के मोड पाए जाते हैं, एक तो इन्हेंस मोड होता है, ठीक है, एक इन्हेंसमेंट मोड होता है, एक होता है डिप्लीशन मोड। ठीक है, ये दो प्रकार के मोड पाए जाते हैं हमारे फेट में। तो फेट के दो पार्ट होते हैं, एक तो जेफेट होता है और एक क्या होता है, एक मासफेट होता है। ठीक है, जो हमारा जेफेट होता है वो तो डिप्लीशन मोड में ओनली वर्क करता है, लेकिन जो हमारा मासफेट होता है वो इनहेंस और डिप्लीशन दोनों मोड में कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, इसे यहीं भी पूछा है। तो इनहेंस मोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मासफेट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी टू बेसिक
टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दो बुनियादी प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है NPN एंड PNP होते हैं, या जर्मेनियम एंड सिलिकॉन होते हैं, या इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव होते हैं, या N टाइप या P टाइप चैनल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फेट होता है, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसे, ये हमारा N चैनल और P चैनल के नाम से होते हैं, ठीक है, N चैनल और P चैनल। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि N चैनल और P चैनल होते हैं। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज कंपेयर टू ए BJT एम्पलीफायर एन एम्पलीफायर मेड यूजिंग ए जेफेट इज लाइकली टू हैव, ठीक है, BJT जो है एम्पलीफायर की तुलना में जेफेट के प्रयोग से बनाया गया एम्पलीफायर होने की संभावना है। अगर कोई हमारा एम्पलीफायर है वो BJT की अपेक्षा जेफेट से बनाया गया है तो उसमें क्या क्वालिटी होने की संभावना है? वेरी हाई वोल्टेज गेन होगा, या वेरी हाई बैंडविड्थ होगी, या वेरी हाई वोल्टेज स्विंग होगा, या वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो हम दोस्तों जानते हैं कि फेट में क्या होता है, हमने अभी बताया है फेट या जेफेट जो होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है बहुत अधिक होता है। अगर इसका हम प्रयोग करके एम्पलीफायर को हम बनाएंगे तो उसमें यही क्वालिटी ऐड हो जाएगी, वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये हमारा EDC का कम से वीडियो चल रहा था, ठीक है, तो EDC का आज हमारे लग रहा है कि EDC का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर करा चुके हैं, मासफेट और जेफेट का क्वेश्चन चल रहा है। मासफेट और जेफेट लास्ट होता है EDC के पार्ट में। इसके बाद में हम डिजिटल लेके आएंगे, ठीक है, डिजिटल खत्म होगा तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर लेके आएंगे, माइक्रो प्रोसेसर खत्म होगा तो उसके जस्ट बाद फिर से इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, इंस्ट्रूमेंट के ख़त्म होने के बाद फिर में AC और DC सर्किट लेके आएंगे, ठीक है, जो कि वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है मोटर से, जनरेटर से और ट्रांसफार्मर से, फिर उस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा जो कि UP आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्रम चलता रहेगा, आप वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए डी मासफेट कैन ऑपरेट इन द, एक डी मासफेट परिचालित हो सकता है डिप्लीशन मोड ओनली, या इन्हेंस मोड ओनली, या डिप्लीशन मोड और इन्हेंस मोड, या लो इम्पीडेंस मोड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डिप्लीशन मोड और इन्हेंस मोड दोनों में चालित हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि मासफेट ही होता है जो कि इन्हेंस मोड और डिप्लीशन मोड दोनों में वर्क करता है, लेकिन जो हमारा जेफेट होता है ओनली इन्हेंस मोड में, उसमें ओनली डिप्लीशन मोड में ही वर्क करता है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिप्लीशन मोड और इन्हेंस मोड। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड। हमारा जो जेफेट होता है ओनली डिप्लीशन मोड में वर्क करता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिवोल्यूशनाइज्ड द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, ठीक है, निम्न में से किस यंत्र ने कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी? जेफेट के, या डी मासफेट से, या ई मासफेट से, या पावर फेट से? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई मासफेट। ई मासफेट के आने से कंप्यूटर उद्योग में क्रांति आ गई थी, क्योंकि दोस्तों ये एज ए फीडबैक एंड वोल्टेज डिवाइडर दोनों की तरह कार्य करता था हमारा ई मासफेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ई मासफेट। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फेट कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल डैश, ठीक है, एक फेट का प्रयोग एक अस्थिर डॉट डॉट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इंडक्टर के रूप में किया जाता है, या कैपेसिटर के रूप में किया जाता है, या रजिस्टर के रूप में किया जाता है, वोल्टेज सोर्स के रूप में किया जाता है। तो जहाँ पे हमको फेट मिले, क्योंकि उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है, तो उसे यूज कैसे किया जाएगा? एज ए रजिस्टर की तरह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेमी कंडक्टर पावर डिवाइस
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट ट्रिगर डिवाइस। कौन सा अर्धचालक शक्ति यंत्र धारा चालित यंत्र नहीं है? ठीक है, करंट से चालित यंत्र नहीं है। थायरिस्टर है हमारा, जीटीओ है, या ट्रायक है, या मासफेट है। ठीक है, तो हमारा जो मासफेट होता है हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मासफेट कैन बी यूज्ड एज। मासफेट का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? करंट कंट्रोल्ड कैपेसिटर, या वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, या करंट कंट्रोल्ड इंडक्टर, या वोल्टेज कंट्रोल्ड इंडक्टर। तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसको हम प्रयोग कर सकते हैं करंट कंट्रोल कैपेसिटर या वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। तो दो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों कंफ्यूजिंग वाले, करंट कंट्रोल कैपेसिटर या वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। तो हमारा क्या होता है, मासफेट हमने इसके पहले बताया था भी क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में हम मासफेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एन फेट्स इनपुट इम्पीडेंस। जो हमारा फेट होता है, फेट का इनपुट इम्पीडेंस की रेंज कितनी होती है? 10 ओम से 1 किलो ओम तक, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 50 किलो ओम टू 100 किलो ओम, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम के बीच में हमारा फेट की इनपुट प्रतिबाधा होती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। निम्न में से कौन सी डिवाइस का स्विचिंग सबसे तेज है? या सीआर है हमारा, जेफेट है, मासफेट है, या बीजेटी है। तो किसकी स्विचिंग डिवाइस सबसे फास्ट होती है ये आपको बताना है। क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा हो जाता है मासफेट। जो हमारा मासफेट होता है उसकी स्विचिंग स्पीड बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन इनहेंस मोड। ठीक है, निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर का उपयोग इनहेंसमेंट मोड में कर सकते हैं? मासफेट का, या यूजेटी का, या जेफेट का, या एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो इसके पहले भी हमें बताए हैं कि मासफेट ही है जो हमारा डिप्लीशन मोड और इनहेंस मोड दोनों में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा जेफेट होता है ओनली डिप्लीशन मोड में वर्क करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारे जेफेट और मासफेट से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम रख लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मासफेट या जेफेट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, तो ए बायरेक्टर इज ए डायोड यूज्ड। परिवर्ती प्रतिघातक डायोड डैश प्रयुक्त होता है फॉर हाई स्पीड स्विचिंग के लिए, एज ए वेरिएबल रजिस्टर के लिए, एज ए वेरिएबल कैपेसिटर के लिए, एज ए वेरिएबल इंडक्टर के लिए। तो हमारा बायरेक्टर डायोड क्या होता है? एज ए वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं, ए फेट फॉर इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन दी वेरिएशन ऑफ। ठीक है, जो हमारा यह फेटी होता है अपने प्रचालन के लिए किसके उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा फॉरवर्ड बायस जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है रिवर्स बायस जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी में है मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डी डिप्लीशन लेयर विड्थ विद रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो अवक्षीय परत आयाम उत्क्रम वोल्टता के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जो हमारा फेट होता है, तो वो फेट एक इसी प्रकार डिवाइस है दोस्तों, जो उसके ये हमारा कंडक्शन, जो किसी कंडक्शन चैनल जो चैनल विड्थ होती है, ये विद्युत द्वारा इसे कंट्रोल की जाती है। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर जो होगी वो विड्थ रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, अवक्षयी परत आयाम द्वारा उत्क्रम वोल्टता के साथ जो है इसके प्रचालन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड्स आर यूज्ड इन एम्पलीफायर्स टू गेट। ठीक है, एम्पलीफायर में यह फीटी जो होता है प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, या लो इनपुट इम्पीडेंस, या हाई आउटपुट इम्पीडेंस, या लो आउटपुट इम्पीडेंस।
देखो लखनऊ मेट्रो में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो फेट का हम प्रयोग किस में करते हैं, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एफ से ए वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एफ का कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है, कि फेट का इम्पोर्टेंस कितना होता है, इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, बहुत अधिक होता है। फेट या जे फेट जो होगा हमारा किस मोड में ऑपरेट होता है, डिप्लीशन मोड में, ठीक है। मासफेट हमारा किस मोड में ऑपरेट होता है, इन्हेंसमेंट एंड डिप्लीशन दोनों मोड में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बनेंगे। मैंने मैक्सिमम आज तक जितने क्वेश्चन जेफेट और मासफेट से पूछे गए हैं, हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रखेंगे, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनपुट गेट करंट ऑफ फेट इज क्लोजर टू। जो फेट की इनपुट गेट धारा किसके करीब होती है, कुछ एम्पियर के, या कुछ मिली एम्पियर के, कुछ माइक्रो एम्पियर के, या नगण्य मान के बराबर होती है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, ने एलिजिबल स्मॉलर वैल्यू, बहुत सूक्ष्म मान के बराबर होती है हमारी, ठीक है, इनपुट गेट धारा फेट की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ ए जेफेट। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मिला हुआ है कि जेफेट का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। जेफेट का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ड्रेन होता है, गेट होता है, सोर्स होता है, या नो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो जो इसका रेफरेंस पॉइंट होता है दोस्तों क्या होता है, वो हमारा सोर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार एग्जाम में मिला हुआ है, ठीक है। तो गेट का जो रेफरेंस पॉइंट होता है क्या होता है, सोर्स होता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, वो ऐसे पूछता है कि जेफेट का बीजेटी से कंपेयर करता है, ठीक है। मान चलो हमारा बीजेटी है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये हमारा बेस है। तो ऐसे जेफेट बना होता है, ठीक है। ये हमारा ड्रेन होता है, ये हमारा सोर्स होता है, ये हमारा बेस होता है, मतलब गेट होता है, ठीक है। तो कंपेयर करता है कि गेट का टर्मिनल जेफेट का किसके टर्मिनल के, बीजेटी के किस टर्मिनल के बराबर होगा। तो गेट हमारा किसके बराबर होगा, बेस के। हमारा कलेक्टर किसके बराबर होगा, ड्रेन के। एमीटर किसके बराबर होगा, सोर्स के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बीजेटी और जेफेट इन दोनों टर्मिनल में आपस में कंपेयर करता है। तो बेस का जो बेस होगा वो गेट के जेफेट के बराबर, मतलब जेफेट के गेट के बराबर होगा, और हमारा बेस का जो एमीटर होगा वो जेफेट के सोर्स के बराबर होगा, जो हमारा कलेक्टर होगा वो जेफेट के ड्रेन के बराबर होगा, ठीक है। तो एक कंपेयर पूछता है, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन फेट इज ए बेटर चॉपर देन ए बीजेटी बिकाज इट इज, ठीक है। एक फेट बीजेटी से बेटर चॉपर होता है क्योंकि एफएटी में होता है। एफएटी में क्या होता है ऐसा, जो कि एक बेस्ट चॉपर होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लोअर ऑफसेट वोल्टेज, या हायर सीरीज ऑन रेजिस्टेंस, या लोअर इनपुट करंट, या हायर इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, लोअर ऑफसेट वोल्टेज होती है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट चॉपर होता है, ठीक है। जो हमारी ऑफसेट वोल्टेज होती है क्या होती है, वो मिनिमम होती है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी मास इज इक्विवेलेंट टू, सी मास समतुल्य है, किसके बराबर होता है सी मास, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बी मास प्लस पी मास, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एन मास या पी मास, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पी मास प्लस पी मास, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बी मास प्लस एन मास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो सी मास होता है वो एन मास प्लस पी मास के इक्विवेलेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे दिए गया चित्र या प्रतीक क्या प्रदर्शित करता है? एन चैनल डिप्लीशन टाइप मासफेट या पी चैनल डिप्लीशन टाइप मासफेट या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या एन चैनल इन्हेंसमेंट मासफेट। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है एन चैनल इन्हेंसमेंट मासफेट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मासफेट का सिंबल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक करंट अगर बाहर की तरफ होती तो क्या हो जाता हमारा, ऐसे अगर करंट बाहर की तरफ होती तो क्या हो जाता हमारा पी चैनल इन्हेंसमेंट मासफेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहीं से अब ईडीसी का पार्ट समाप्त हो चुका है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं डिजिटल का। ठीक है, डिजिटल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 2-4 क्वेश्चन अभी मैं आज के वीडियो में कराएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम डिजिटल के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 3234.558 इज। ये ऑक्टल में दिया हुआ है, इसका हमें डेसिमल समतुल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, दिया हुआ है कितना, 234.558 में दिया हुआ है, हमको 10 में ज्ञात करना है। तो बेस 10 में ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इसको क्या करना है कि 8, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम 2 3 4। ठीक है, तो 8 की पावर 0 जो बेस दिया होगा उसी बेस में लेके चलेंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है हमारा ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 8 पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, 8 पावर 1 का मान कितना होता है, 8 होता है। 8 पावर 2 का मान कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अब इस 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। इसके अलावा 64 इंटू 2 हो जाएगा 128। तो इसको टोटल हम ऐड कर लेते हैं। 4 24 प्लस 128, टोटल हम ऐड करते हैं तो 8 4 12 4 16 6 हासिल गए 1 2 2 4 1 5 आ गया दोस्तों कितना 156। तो 156 में कोई आंसर मिल रहा है हमको। एक पार्ट ही सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर बी मिल जा रहा है जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही हो गया। अगर हमको आंसर ज्ञात करना होता तो यहीं से हम चले जाते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप 0.55 का कैसे निकालेंगे उसका बताते हैं। तो 0.55 का निकालने के लिए क्या करना है, तो 0.55। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड में चलते हैं, पॉइंट के राइट साइड में चलते हैं, तो वहाँ जो हमारा बेस होता है उसकी पावर हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। ठीक है, तो अगर इसको 8 पावर -1 को लिखें तो 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/8 हो सकता है। प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लासा ले लें 64, तो 64 हमारा लासा हो जाएगा। 8 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, +5, तो हमारा कितना हो जाएगा 45/64 आ गया। अब 64 से हम 45 में भाग देंगे तो हमें पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.703, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऐसे हम बात करते हैं यदि कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑक्टल में दिया हुआ है। सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि 143 का बेस 7 में है, इसको हमें डेसिमल में चेंज कीजिए। तो आप कन्फ्यूज हो जाओ कि हमने बेस 7 तो पढ़ा ही नहीं है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पे बेस दिया है अगर इस बेस का हम डेसिमल में हमको कन्वर्जन करना है तो हमेशा उसकी बेस से शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर राइट साइड में जाना है तो माइनस में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाना है तो ठीक है
तो प्लस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट में दिया नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ राइट लेफ्ट का। तो शुरू करते हैं 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 3 अंक हैं, 3 अंक तक चले जाएंगे, कैलकुलेशन करके गुणा करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कोई भी बेस हो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है कि बेस 3 में, तो बेस 3 में आप कैलकुलेट कीजिए डेसिमल नंबर, बेस 3 में दिया हुआ है, डेसिमल पूछ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम तो सब बेस 3 कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बेस 3 मतलब जो आपने बेस 8 पढ़ा, बेस 10 पढ़ा, ठीक है, या बेस 16 पढ़ा, उसी तरह की ये सारे बेस को आप कोई भी बेस दिया हो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो वही रूल लगा के आप आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129.25 के बाइनरी का वर्णन है। ठीक है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका बाइनरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कैसे बाइनरी निकालते हैं उसको हम आपको बताते हैं। बाइनरी निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन एक हम सिंपल सा तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 129 का पहले बाइनरी निकालने की तो एक विभाग विधि है जिसे सब जानते हैं। इधर शेष लिखते हैं, इधर हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, जितना बचता है उधर लिखते जाते हैं। और संख्या अगर बेस 2 में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं बाइनरी संख्या कितनी आएगी, 0 और 1, इसके अलावा आएगी नहीं। अगर इसके अलावा आ रही है शेष में तो मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 6 बार गया, 2 चौक 8। ठीक है, हासिल एक आया हमारा, फिर 32 दूना 64 होता है, 0 आया। ठीक है, ये तो रहा भाग विधि से, ऐसे आप भाग देते चले जाओगे, करता हुआ चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। ठीक है, हमको 29 का निकालना है, 129 का। ठीक है, तो 129 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। ठीक है, ऐसे हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू का 2 पावर 0, मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, लेकिन ये भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये लाइन में समझ लीजिए एक्स्ट्रा लिखा हूँ आपको समझने के लिए। 2 पावर 0 पर हम जानते हैं कितना होता है, 1, 1 2 4 8 16 32 64 128, आगे चला जाएगा 256 हो जाएगा, जो कि बहुत अधिक हो जाता है। अब हमको चाहिए 129 की बाइनरी, तो हमको क्या जोड़ने से 129 मिल रहा है, जो जोड़ने से 129 हमको मिल जाता है उसको हम हाई कर देते हैं, बाकी सबको हम लो कर देते हैं। तो अगर 128 में हमें एक जोड़ें तो 129 हो जाता है, तो इसको हम 1 कर देंगे, इसको हम 1 कर देंगे, बाकी और सबको हम क्या कर देंगे, बाकी और सबको हम 0 कर देंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 100000001। ठीक है, 100000001, ये हमको मिल गया 129 की बाइनरी। ठीक है, लेकिन अभी बाकी है हमें 0.25 की बाइनरी। ठीक है, किसकी बाकी है, 0.25 की बाइनरी। तो 0.25 की भी बाइनरी निकालेंगे। तो 0.25 की बाइनरी निकालने का तरीका पहले हम वाला तरीका बताते हैं। तो 0.25 की बाइनरी निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी उसको हम इधर लिखते चलेंगे रिमाइंडर में, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इधर होता है। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 होगा, फिर 0.50 आ गया, जो कि हमको वैल्यू नहीं मिली हो पॉइंट के आगे, इधर हम 0 लिख लेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, क्योंकि 1.00। हम तब तक चलते रहते हैं जब तक कि इधर संख्या 0 ना हो जाए। संख्या इधर 0 हो गई तो यहीं पे हम रोक देंगे। तो कितना मिल गया हमें, हमको मिल गया। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो 0 1 हो जाएगा, तो 0.01, जो कि हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 100000001.01। ठीक है, ये रहा निकालने का तरीका।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम पॉइंट का निकालने का एक तरीका हम और बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर हमको पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में चलना हो तो लेफ्ट में चलते हैं तो प्लस में चलते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट के लेफ्ट में चलते हैं तो 2 पावर 0 से 2 पावर 1 2 पावर 2। और पॉइंट के अगर राइट साइड में चलेंगे तो 2 पावर-1 2 पावर-2 हम चलते हैं। तो 2 पावर-1 को लिख सकते हैं कितना, 0.5। ठीक है, क्योंकि 2 पावर-1 को लिख सकते हैं 1/2। 1/2 को अगर भाग देते हैं तो 0.5 ही आता है। इसी प्रकार 2 पावर-2 को लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, हमको यहीं से मालूम हुआ क्या था 0.25 कितने का है, इतने का है। तो जो जोड़ने से हमको 0.25 मिल जाता है उसको हम हाई कर देते हैं, बाकी उसको हम 0 कर देते हैं। तो 0.2 को निकालना था, इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम हाई कर देते हैं, तो 0 1 यहीं से हमको आ जाता। आसानी से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। जो आपको पसंद आए उस तरीके के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाइनरी नंबर का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी का हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तुम्हारा बाइनरी नंबर दिया है 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो इसका हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 को हम 0 कर देते हैं और 0 को हम 1 कर देते हैं। ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 1 को हम 0 करेंगे और 0 को हम 1 करेंगे, ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट आने के बाद उसमें हम, ठीक है, जो हमारा एलसीबी होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर हमारा 12 चला जाएगा, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हमारा 12 चला जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा 1, हो जाएगा 0, हो जाएगा हमारा ये जो आंसर आएगा दोस्तों 0 1 1 1, क्योंकि नीचे जगह थोड़ा कम पड़ जा रही है लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ दोस्तों। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 1 0 1 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिमल 14 का बाइनरी समतुल्य क्या है। तो डेसिमल 14 का हमें बाइनरी निकालना है, तो वही करना है 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 3 2 पावर 4। ये हो गया हमारा 16 8, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1। तो 8 4 12 2 14। ठीक है, 8 4 12 2 14 जोड़ने से हमारा 1 1 1 0 1 0 हो गया हमारा ऑप्शन नंबर से। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आसानी से बाइनरी। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 0 0 1 0 1 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। एक किस डेसिमल नंबर के बराबर है। तो बाइनरी में दिया हुआ है, इसका डेसिमल नंबर हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बाइनरी हम लिख लेंगे 1 0 0 1 0 1। ठीक है, ये हम लिख लिए। अब इसको हमको वही करना है, 2 पावर 0 का मान 1 होता है, 1 2 4 8 16 32। अब जो वैल्यू हमारी 1 है उसको हम ऐड कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो 1 हमारा 32 है, 32 में 4 जोड़े तो 36, 1 जोड़े तो 37। तो 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, इसको आप फॉलो करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन का जवाब हम 1 सेकंड में दे सकेंगे। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फट से आप लगा लीजिए 32 4 36 या 37 सेकंडों का आंसर था, आसानी से आप कर लिए। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारा दिया हुआ है 195.25 का आक्टल प्रस्तुतिकरण क्या है। डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें आक्टल में चेंज करना है। तो आक्टल में चेंज करने के लिए करेंगे हम 8 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको आक्टल में चेंज करने के लिए 195 को हमें आक्टल में चेंज करना है। तो आक्टल में चेंज करने के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी, शेष 0 से 7 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि आक्टल में संख्याएं कितना आती हैं 0 से 7। तो 8 दूनी 16, 16 3 19 होता है, 8 चौक 32, 32 3 35 होता है। ठीक है, तो 3 शेष बच गया। फिर हम डिवाइड करते हैं, 8 3 24, शेष हमारा 0 आ गया।
फिर अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, इधर शेष 3 आ जाएगा। तो इसे नीचे से ऊपर लिखेंगे, नीचे से ऊपर लगेंगे 303 आ जाएगा। ठीक है, तो 303 कहीं मिल रहा है दोस्तों, 303 मिल रहा है हमको 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो हम पॉइंट वाला भी ज्ञात करेंगे। पॉइंट वाला भी ज्ञात करने का वही तरीका है, 0.25 इंटू 8। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा हमारा, तो 200 हो जाएगा, तो 0.002, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 0 से ले जाएंगे तो हमारा 0.000 तो हो जाएगा हमारा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, 303.20 बहुत ही सिंपल से होते हैं दोस्तों, आप आसानी से इसे लगा सकते हो। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड ए कोड 256 ऑपरेशन इज। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितना होती है, हमको बताना है कि कितने बिट लगेंगे 256 में। ठीक है, तो 256 हमारा क्या होगा दोस्तों, 256 हमारा इक्विवेलेंट होगा 64 दूना 28 होता है, 28 दूना 256 होता है, 2 पावर 7 या 2 पावर 8 निकालते हैं दोस्तों। फिर से देखो क्या होगा, बिट काउंट कर लेते हैं इसे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 0 से स्टार्ट हुई दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 56 9 हो रहा है। ठीक है, लेकिन 9 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 2 पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 पावर 0 से 2 पावर 9 के बीच में हमें कौन सा मिलना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 256। ठीक है, तो 8 हमारा हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वैल्यू ऑफ दी बाइनरी। ठीक है, ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितना होगी आपको बताना है। तो हम बाइनरी लिखते हैं फिर से वही। ठीक है, 1 1 1 1 1 मतलब 5 1 है, जिसके बाइनरी लिखेंगे वही 2 पावर 0 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8 16। ठीक है, सबको हम ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है, 16 8 24 24 4 28 28 2 30 30 1 31, कितना आ रहा है 31 आ रहा है। तो 31 किसका मान है हम देखते हैं। 2 पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर गलत है। 2 पावर 5 हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा, जो कि सी भी गलत है। 2 पावर 4 16 हो जाएगा, ये भी गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 हो जाएगा 31, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा, इसके अलावा दोस्तों मैं जो कल आपको क्वेश्चन दिया था उसको बताते हैं उसका आंसर क्या था। ठीक है दोस्तों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी लोगों ने आंसर से कमेंट बॉक्स सही दिया था। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास किया करें। तो आप क्वेश्चन कहता है कि दी फेज शिफ्ट ऑकरिंग। ठीक है, कला विस्थापन घटित होता है, कहाँ पर घटित होता है, सी विस्थापन, सी एम्पलीफायर में या सी बी एम्पलीफायर में, सी एम्पलीफायर में, या नन ऑफ दी अबव। तो मैंने बताया था जो हमारा सी एम्पलीफायर होता है, सी एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसमें जो आउटपुट सिग्नल मिलता है हमें वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा सी एम्पलीफायर होता है जिसमें फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंसी। ठीक है, उच्चतम आउटपुट प्रतिरोध उत्पादित करने वाला ट्रांजिस्टर विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए में है सी, ऑप्शन नंबर बी में है सी, या ऑप्शन नंबर सी में है सी। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी लोग इसका आंसर गलत देते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।